Hello students, I am Dr. Anurag Srivastava from Bora Institute of Management Sciences, and we are continuing our discussion on the subject of quantitative techniques for managers, which is a part of your MBA curriculum, MBA second semester in AKTU. पिछले सेशन में हम लोगों ने लास्ट यूनिट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की शुरू की थी और उसमें हम लोगों ने बात की थी रिप्लेसमेंट डिसीजंस की या रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम की। रिप्लेसमेंट डिसीजन, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम और रिप्लेसमेंट मॉडल, किसी भी नाम से आप इसको बुलाएं। तो जो अलग अलग हमने मॉडल्स अभी तक स्टडी किए हैं, 8-9 मॉडल्स जो हम लोगों ने देखे हैं, उसमें से एक मॉडल ये भी है और स्पेसिफिक तरीके की, जैसा कि पिछले सेशन मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिकली दिस मॉडल इज़ बेस्ड अपॉन रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट। कभी कभी इसको हम लोग एक और सेंस में ले सकते हैं, कभी कभी आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का भी जो रिप्लेसमेंट है उसको भी रिप्लेस करने के लिए किस तरह से हम इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं कुछ हद तक। बेसिकली कोई भी रिसोर्स हमारे पास है तो रिसोर्स की जो सिचुएशन है या जो चीज़ हमको कंसिडर करनी है वो ये है कि उसकी एक यूज़फुल लाइफ होगी। सीधी सी बात है कि उसकी यूज़फुल लाइफ जो है या प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो जब ख़त्म हो जाएगी, वो जब पूरी ओवर हो जाएगी, उस समय तो उसको रिप्लेस करना ही करना है। लेकिन क्या इससे बेहतर ये होगा कि जो यूज़फुल लाइफ है उससे पहले ही, थोड़ा पहले हम रिप्लेस कर दें, तो हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है या और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, दोनों मिला करके अगर हम देखें वो मिनिमम हो सकती है। यही ऑब्जेक्टिव है ऑफ द रिप्लेसमेंट डिसीजंस। तो रिप्लेसमेंट डिसीजंस में हम लोग यही चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा समझा था और इस पर एक न्यूमेरिकल देखा था और किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। न्यूमेरिकल, एक जो टिपिकल तरीके का जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है वो हमने समझा था, और रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम की जो सिंप्लिसिटी है वो इसी में है कि ज़्यादा इसमें कुछ वेरिएशंस नहीं हो सकते। जितने भी मॉडल्स हम लोगों ने देखे हैं, कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है जिसमें कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो सबसे सिंपल मॉडल भी हमने देखा था सीक्वेंसिंग मॉडल। सीक्वेंसिंग में भी कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स या कुछ अलग तरीके से प्रॉब्लम्स को पूछा जा सकता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ वेरिएशंस लाने की गुंजाइश है नहीं। थोड़ा बहुत तो कुछ में एग्जामिनर्स आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट में जो हम लोगों ने टेबल बना करके जो काम किया था वैसे ही काम करना है और 3 चीज़ों को ही कंसिडर करना है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? नई मशीन की कॉस्ट, पुरानी मशीन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट, जो भी हम उसको कह लें, और पुरानी मशीन की जो सेल्वेज वैल्यू या रीसेल वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है, ये तीनों चीज़ें। तो उसको कैसे कंसिडर करके वो हम लोगों ने देखा था, और इसको अच्छे से, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको अच्छे से उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वेश्चन आ गया, जो कि हर साल नहीं तो दूसरे साल तो आ ही जाता है, तो ये करीब करीब फ्री के मार्क्स हैं, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली जो हम लोगों ने और ये समझा था कि रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम इन जनरल जो एड्रेस करते हैं हम लोग, किस क्या क्या चीज़ें हैं। दो तरह के एसेट्स हो सकते हैं: रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स दैट डिटेरियोरेट विथ टाइम एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स दैट फेल सडनली। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एसेट ऐसा नहीं होगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो सडनली अकस्मात ऐसे ही फेल हो जाए, अचानक फेल हो गई। अंदर उस मशीन के कुछ ज़रूर हो रहा था जो कि हम जान नहीं पाए, और इस कारण से वो चीज़ वो फेल हो गई। अब कई चीज़ें, कई फैक्टर्स हम लोगों को यहाँ पर देखने हैं कि कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट होगी, अगर आप उसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करेंगे, अगर आप उसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करते हैं, तो फिर वो कभी भी जा कर के फेल तो हो ही जाएगी, और आपको यही लगेगा कि इसको तो हम जान ही नहीं पाए, क्योंकि एक्चुअल जो सिम्टम्स दिखा रही थी वो मशीन, उसको आपने समझने की कोशिश की नहीं, या फिर कह सकते हैं कि कोई जानकार आदमी कोई मिला नहीं। ऐसा होता है कि हम लोग अपनी व्हीकल, पता चला लेकर गए मैकेनिक के पास, रेगुलर सर्विस के लिए लेकर के गए, उसने कहा कि ये तो कुछ इसमें आवाज़ इसकी कुछ बता रही है कि कुछ और गड़बड़ी है। तो और फिर उसको वो चीज़ सामने आती है। तो जो एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल होगा वो ये सब चीज़ें कुछ बता सकता है। ज़रूरी है कि उसको हम लोग प्रॉपरली मॉनिटर करें। तो रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस, ये दोनों चीज़ें हैं, ये बहुत ही क्लोजली, दीज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर।
रिप्लेसमेंट कब करेंगे और किस तरह से मेंटेन करेंगे। तो मेंटेनेंस में भी अलग अलग तरह के तरीके होते हैं। एक जैसे होता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, एक तरीका होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो जो रेगुलर सर्विसिंग जैसे आप किसी भी चीज़ की करते हैं या कराते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और दूसरा होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पर्पस क्या है? यू नो दैट द मशीन विल बी डिटेरियोरेटिंग विद यूसेज। काम हो रहा है, काम किया लिया जा रहा है उससे, तो कुछ ना कुछ तो उसमें डिटेरियोरेशन हो ही रहा होगा। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है कि ब्रेकडाउन को प्रिवेंट किया जाए, और हम पीरियोडिकली हमने एक पूरा शेड्यूल बना रखा है। व्हेन यू परचेज अ व्हीकल, उसके साथ आपको मिलता है कि इतने किलोमीटर के बाद आपको पहली सर्विस करानी है, फिर दूसरी सर्विस होनी है, इतने किलोमीटर इतने टाइम के बाद फिर तीसरी सर्विस होनी है, और पहली 3 सर्विसेज एक्चुअली द मैन्युफैक्चरर्स दे प्रोवाइड फॉर फ्री। वाई? वो फ्री इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनिशियल स्टेज में फेल्योर के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इक्विपमेंट होती है, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी तब तो उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा ही होंगे। लेकिन जो इनिशियल फेज़ होता है वहाँ पर भी फेल्योर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये दिस इज़ सिमिलर एज से फॉर एग्जांपल एन इन्फेंट इज़ बॉर्न। तो इनिशियली उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और इनिशियल स्टेजेस में इनिशियल लाइफ उसकी जो होती है, शुरुआती जो कुछ साल होते हैं उसमें उसको वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत होती है, और वो सारे वैक्सीनेशंस आपको उनको देने होते हैं, और वो चीज़ें गवर्नमेंट फ्रीली प्रोवाइड करती है। वो उसी तरह से जैसे आपको फ्री सर्विस दी जा रही है, क्योंकि ये पता है कि लोग इस चीज़ की सीरियसनेस हो सकता है उतना ना समझें और पैसे अपने बचाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वो चीज़ें फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इनिशियल पीरियड पता चल गया, या इनिशियल पीरियड जब निकल गया, तो मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि साल 2 साल तक आपको ने क्योंकि सर्विस फ्री है इसलिए आपने करा लिया, बाद में आप उतना रेगुलरली नहीं भी करेंगे तो भी उसकी लाइफ बढ़ गई है। तो ये चीज़ ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दिस इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है कि जब बीमार पड़े तो इलाज करा लिया, वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है। मशीन जब ख़राब हुई, काम करने से बंद कर दिया, तो वो उसको सही कराया, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है। गाड़ी पंचर हो गई तब आप जाएंगे बनवाने के लिए, तो वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है। और इसी के लिए बहुत ही उसी से रिलेटेड सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हर हफ्ते आप अगर टायर प्रेशर चेक करा रहे हैं, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं। दोनों चीज़ों में कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आप कराएंगे तो दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे ही आप अगर बिल्कुल बैंक कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराने का मतलब ये नहीं कि ब्रेकडाउन होगा नहीं, क्योंकि यू कैन नॉट फोरसी ऑल द सर्कमस्टांसेस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराने से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ने के या ब्रेकडाउन होने के जो चांसेस हैं वो घट जाएंगे, वो कम ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। तो यू कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन यूजिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और उससे आप ब्रेकडाउन के जो टाइम बिटवीन फेल्योर्स हम कहते हैं, तो टाइम बिटवीन फेल्योर्स जो है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पर्पज़ ही यही है। 2 चीज़ें उससे आपकी बचती हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से जा क्या रहा है, हर थोड़े थोड़े टाइम पर आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है और थोड़ा सा टाइम भी उसको देना पड़ेगा, वो आपका एक्सपेंस हो गया। लेकिन उससे सेव क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन होने से जो लंबे समय के लिए मशीन आपकी डाउन रहेगी, और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की कॉस्ट जो और ज़्यादा होगी, वो आपकी बच जा रही है या कम हो जा रही है। फिर इसी तरीके से हम लोग करते हैं, एक और सिस्टम होता है कि प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन के बीच में हम कर सकते हैं, इट इज़ कंडीशन मॉनिटरिंग। तो कंडीशन मॉनिटरिंग उसी तरह की है जैसे कि जब हम सिम्टम्स देखते रहें। इफ़ यू हैव अ व्हीकल, तो उसमें मान लीजिए कि एक आरपीएम इंडिकेटर है, एक इंजन का टेम्परेचर इंडिकेट करने वाला, या सीएसटी का भी एक गेज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही हैं, सिलेंडर का या इंजन का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए, वो कितना है वो आप मॉनिटर करते रहें, या आपका जो मैकेनिक है वो मॉनिटर करता रहे, और वो देखता रहे कि ये ठीक है, गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है तो कितना टेम्परेचर है, कितना होना चाहिए, कितना है। तो दैट इज़ कंडीशन मॉनिटरिंग। यू आर मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द इक्विपमेंट। और जब वो लगे कि नहीं, ये कंडीशन तो ये बता रही है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो आप उसका आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और उसके लिए फिर आप उसके मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो तो वो कर सकते हैं। कंडीशन मॉनिटरिंग का भी एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जो फ्यूल मीटर है
उसको उसकी कंडीशन को मॉनिटर करके आप फ्यूल डलवाते हैं गाड़ी में। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो यहाँ पर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के सिमिलर क्या हो जाएगा कि आपको कुछ दिन बाद गाड़ी ढकेल करके पेट्रोल पंप तक ले जानी पड़ेगी या पेट्रोल पंप जा करके वहाँ से पेट्रोल या डीजल लाना पड़ेगा। तो ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गई। आप हर कुछ को जब आपने यहाँ पर प्रिवेंटिव वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये कंडीशन मॉनिटरिंग से रिलेटेड के सिमिलर हो जा रहा है। ठीक है, क्यों कंडीशन मॉनिटरिंग? क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो तब होता जब आपने डिसाइड कर रखा है कि हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे हमको पेट्रोल डलवाना है। अब वो आप डलवाते जा रहे हैं, पता है ओवरफ्लो हो गया, वो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो आप कंडीशन मॉनिटर कर रहे हैं, आप पेट्रोल टैंक की कंडीशन मॉनिटर कर रहे हैं। जब इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाएगा तब हम पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल गेज नहीं है, केवल रिजर्व का है, तो जो वो जब आपको वो नॉब टर्न करना पड़ेगा तब आप जाकर के फ्यूल डलवा लेंगे। तो ये कंडीशन मॉनिटरिंग है। कंडीशन मॉनिटरिंग में भी कुछ एसेट्स के लिए हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कुछ एसेट्स लेकिन हमेशा ऐसे होंगे जो कि डिटेरियोरेट तो हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम उसके लिए वेट करते हैं, वो जब फेल हो जाएगा तभी हम उसको रिप्लेस करेंगे। एक लाइट बल्ब है, तो लाइट बल्ब के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। लाइट बल्ब के लिए कंडीशन मॉनिटरिंग वाली भी कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं होगी, वो किसी ना किसी दिन जलते जलते बंद हो ही जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो वो ब्रेकडाउन रिप्लेसमेंट आप उसको करना पड़ेगा। तो ये वो एसेट्स हैं, ये जिसको कि लगता है, यही दूसरी कैटेगरी वाले एसेट्स हैं जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स दैट फेल सडनली। सीधी बात है कि सडनली वो भी फेल नहीं हुआ होगा। लाइट बल्ब भी जब आप लेते हैं और मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसको भी, उसके लिए भी उसकी कोई प्रोडक्टिव लाइफ उसकी होती है, वो पहले से डिसाइडेड होती है कि इतने साल तो ये चलना चाहिए, एवरेज लाइफ इसकी ये है। उसी बेसिस पे वो भी वारंटी आपको देते हैं। तो जब जो एलईडीज़ और एलसीडीज़ में आने लगी, तो वो जब भी धीरे धीरे उसकी लाइफ भी कम हो ही रही होगी, वो उसका भी कुछ ना कुछ उसमें पार्ट्स डिटेरियोरेट हो ही रहे हैं, और वो फिर एक समय जा कर के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसमें मेंटेनेंस जैसी कोई चीज़ है नहीं। जो सस्ते इक्विपमेंट होते हैं, सस्ती मशीनरी जो होती है, या सस्ते इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, वहाँ पर हम लोग ये सिस्टम यूज़ करते हैं कि ब्रेकडाउन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको हम लोग देखते हैं। तो सडन फेल्योर जिसको हम कह रहे हैं, जो दूसरी कैटेगरी में जो सडन फेल्योर की बात हो रही है, वो 3 कैटेगरीज में हम उसको डाल सकते हैं। सडन फेल्योर मे बी बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन, it may be because of retrogressive deterioration, or it may be random also. तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में या कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट मशीनरी में, कुछ पर्टिकुलर आइटम्स में हम कह सकते हैं कि जो रिप्लेसमेंट है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हो गया कि हर साल ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो है ये 10% रिड्यूस, इसकी जो कैपेसिटी है या इसमें जो डिटेरियोरेशन 10% होता जा रहा है। तो 10% पहले साल, 10% दूसरे साल, 10% तीसरे साल, अगर फर्स्ट ईयर के बेसिस पे ही हम लोग इसको लेते चलें तो वो टोटल जा कर के ख़त्म हो जाएगा, 10 साल के बाद ज़ीरो हो जाएगा, और 10 साल के बाद वो फेल्योर उसमें हो जाएगा। तो फेल्योर आपको तो ऊपरी तौर पर सडन ही दिखा, लेकिन एक्चुअली वो प्रोग्रेसिव था, ग्रेजुअली वो होता जा रहा है। रेट्रोग्रेसिव क्या हो गया? रेट्रोग्रेसिव का मतलब हो गया कि जैसे जैसे लाइफ बढ़ रही है, और ये नॉर्मली होता है, जैसे जैसे लाइफ बढ़ रही है वैसे वैसे जो डिटेरियोरेशन का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो पहले साल में डिटेरियोरेशन 10% हुआ, तो अगले साल डिटेरियोरेशन 12% हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है। और यही नॉर्मली मशीन्स में, इक्विपमेंट में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जो ग्रेजुअली और विद द पैसेज ऑफ टाइम द रेट ऑफ डिटेरियोरेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और रैंडम का मतलब क्या है? ऐसी मशीनरी इक्विपमेंट जिसमें कि हम कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बता पा रहे हैं, प्रोग्रेसिव रेग्रेसिव ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, वो कभी भी फेल हो सकता है, या कभी भी उसमें डिटेरियोरेशन ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, दैट इज़ रैंडम। तो रैंडम एक्चुअली हमारे लिए वही चीज़ है जिसको कि जहाँ तक अभी हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं, ज़्यादा उसके बारे में समझ नहीं पाए हैं, वो चीज़ें रैंडम हम कह सकते हैं, नॉर्मली कहते हैं। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव एंड रैंडम, इसको थोड़ा सा और हम देख लें। प्रोग्रेसिव फेल्योर में क्या हमने बात की, इसका मतलब है अंडर दिस मैकेनिज्म द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लाइफ ऑफ एन आइटम, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ऑटोमोबाइल ट्यूब्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी जो है वो फेल्योर की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
फेल्योर की, क्योंकि उसकी जो लाइफ जो है वो कम हो रही है, उसमें डिटेरियोरेशन ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। तो उसका जो फेल्योर की जो प्रोबेबिलिटी है, पहले साल उसके फेल्योर की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, अगले साल उसके फेल्योर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें डिटेरियोरेशन जितना पहले साल में हुआ था कुछ और अगले साल और हो चुका है। तीसरे साल में उसकी जो फेल्योर की प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, जो कि एग्जाम्पल दिया था, तो 1 साल पुराना बल्ब है, 2 साल पुराना बल्ब है, या महीनों में अगर हम कहें बल्ब्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अब एलसीडीज़ और एलईडीज़ की लाइफ और ज़्यादा है होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब्स की जो लाइफ है वो 2 साल 3 साल से भी ज़्यादा में भी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आप कह सकते हैं, तो साल 2 साल में फेल हो जाते थे। तो वो ग्रेजुअली उनका जो फिलामेंट है वो धीरे धीरे वो जलता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा होगा जबकि वो पूरी तरह से खत्म होगा। इसी तरह से ऑटोमोबाइल ट्यूब्स जैसे हैं, जो ऑटोमोबाइल ट्यूब यानी कि जो आपके व्हील का जो ट्यूब है, पहिए का जो ट्यूब पड़ा हुआ है, अगेन नाउ मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आर हैविंग ट्यूबलेस टायर्स, लेकिन ट्यूब हो या टायर हो, दोनों ही केसेस में, तो वो जो है उसके फेल्योर की रेट भी इसी तरह से ग्रेजुअली जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ रही है वैसे वैसे उसके फेल्योर के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। Retrogressive, certain items have more probability of failure in the beginning of their life, and as time passes the chances of failure become less. तो ये उस तरह के इक्विपमेंट हैं जो कि जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जिनके लिए जैसे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो वो सारे जो इक्विपमेंट हैं वो शुरुआत में उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे, फिर धीरे धीरे उसके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उसके फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसके लिए एक्चुअली हमारे पास एक जो मेंटेनेंस के लिए जो होता है एक बाथटब कर्व होता है ऐसे आइटम्स के लिए। तो बाथटब कर्व क्या होगा, इसमें जो रेट ऑफ फेलियर है, इधर हमने कहा फेलियर का रेट अगर हम देखें, फेलियर रेट, और एक्स एक्सिस पे जो है हमारा टाइम है। तो ये जो ऐसे जो इक्विपमेंट हैं, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करें, जब मशीनरी कई तरह की जो होती हैं उनकी हम बात करें, तो इनिशियली जो है इसका फेलियर रेट, जैसे ही आपने नई मशीन खरीदी तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, फिर एक टाइम पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर ये बढ़ने लग जाएगा। तो दिस गिव्स यू द शेप ऑफ अ bathtub, therefore it is known as the bathtub curve। तो ये bathtub curve है। तो ये इस तरह के जो इक्विपमेंट हैं इनकी यहाँ पे बात की जा रही है, जिनकी जो शुरुआती लाइफ में जो प्रोबेबिलिटी उसके फेल होने की ज़्यादा है, उसके बाद वो धीरे धीरे वो कांस्टेंट एक तरह से हो जाती है, एंड में लेकिन वो फिर से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जब उसकी इक्विपमेंट की लाइफ ख़त्म होने वाली होगी तो फेलियर रेट बढ़ने लगेगा। एक टाइम ऐसा बीच में होता है जबकि वो उसकी मोस्ट प्रोडक्टिव लाइफ होती है। ये कुछ आपके पीएलसी की तरह से है जो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ये बस उसका उल्टा कर्व कुछ है। ये फ्लैट वाला पोर्शन यहाँ पे हालांकि ज़्यादा होता है, वहाँ पर क्योंकि एक्सटर्नल कंपटीशन की बात होती है तो इसमें अलग हो सकता है। तो जैसे ही हम इसी तरह से यही चीज़ एक्चुअली जानने की कोशिश करते हैं और समझेंगे, जब ये अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की आने की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के केस में जैसे ही ये जो बढ़ने लगेगा यहाँ पर, वहाँ पर इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और जो इनिशियल टाइम है, इतना यहाँ तक का जो टाइम है, इसमें इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एक तरह से आप कह सकते हैं बचा करके रखने की ज़रूरत है, और सारी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये हो गया दूसरी कैटेगरी का। और रैंडम फेल्योर, ऑब्वियसली अंडर दिस मैकेनिज्म constant probability of failure you can say is associated with the items that fail from random causes. It is not related to age such as physical shocks. For example, वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो उनके केस में हम कह सकते हैं कि ये रैंडम कॉजेज़ से फेल हो रहा है, और इसमें एज का कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है, कभी भी फेल हो सकता है। कई बार जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में ही एक्चुअली जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ कही जाती है कि इसमें कोई इसकी वारंटी नहीं है। कुछ ऐसे रिप्लेसमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जिनके लिए कोई वारंटी जो है वो मेंटेनेंस करने वाला नहीं देता है। क्यों?
क्योंकि वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। दोज आइटम्स आर फॉलिंग अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, जहाँ पर कि रैंडम फेल्योर है। आप कोई भी जो है ये नहीं कह सकते हैं कि इसको चलो ठीक है 1 महीने 2 महीने 5 महीने तो चल ही जाएगा या 10 महीने चल ही जाएगा। इट कैन फेल इमीडिएटली एंड इट कैन मे बी गिव यू सर्विस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग ये रैंडम फेल्योर की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो ये तीनों ही कैटेगरीज जो हैं these come under the category of replacement with of such assets which fail suddenly। आपको तीनों ही केसेस में आपको ये आप जो है उसको फेल होने के बाद उसको रिप्लेस कर रहे हैं। जो पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी थी वहाँ पर फेल होने का इंतज़ार हम नहीं कर रहे हैं, और दोनों के केसेस में सिचुएशन अलग अलग है। जो डिफरेंस है वो जानना ज़रूरी है कि दोनों में हम लोग दो अलग अलग अप्रोच हम लोग अलग अलग तरह के इक्विपमेंट के लिए रख क्यों रहे हैं। एक इक्विपमेंट ऐसा है जो कि पुराना होता जा रहा है लेकिन फेल नहीं हो रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, सर्विस दे रहा है, लेकिन जो उससे रिटर्न आपको मिल रहा है वो रिटर्न आपको उसके ऊपर जो खर्चा करना पड़ रहा है उससे ज़्यादा होता जा रहा है, उससे ज़्यादा पहुंच चुका है। तो एक आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चलना ही पड़ेगा। हम मशीन के ऊपर खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, मशीन से जो हमको रिटर्न मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है वो कम हो गया है, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और रिटर्न अगर कम है तो वो टाइम जब जैसे ही आएगा तो चाहे वो मशीन फेल ना भी हुई हो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स दैट आर शोइंग यू डिटेरियोरेशन विद टाइम, दैट आर शोइंग यू डिटेरियोरेशन इन परफॉर्मेंस विद टाइम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो परफॉर्मेंस में डिटेरियोरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिटेरियोरेशन तो कोई भी एसेट होगा, कोई भी इक्विपमेंट होगा, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं हो सकता है जिसमें कि जो कि एज हो और उसमें डिटेरियोरेशन ना हो। ऐसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। कोई भी चीज़ जो बनी है वो ख़राब तो होनी ही होनी है, उसकी कुछ ना कुछ एक लाइफ होगी। तो ख़राब होने के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी नीचे जा रही है, या ख़राब तो हो रहा है लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी एडिक्वेट है। इसके बेसिस पर हम इन दो कैटेगरीज में हमने इसको बांटा हुआ है। तो ख़राब होने के साथ साथ अगर परफॉर्मेंस नीचे जा रही है तो हम उसको पूरी तरह से ख़राब होने के पहले भी रिप्लेस करेंगे, उस पॉइंट पे रिप्लेस कर देंगे जबकि हमको उससे जो मिल रहा है वो उससे उसके ऊपर खर्च करने से कम हो गया है। लेकिन अगर ख़राब होने के बावजूद परफॉर्मेंस एडिक्वेट बनी हुई है तो उनको हम दूसरी कैटेगरी में डाल रहे हैं। उनको, उन एसेट्स को हम लोग ऑपरेट करते जाएंगे जब तक वो फेल नहीं हो जाते। तो ऑटोमोबाइल का टायर है तो वो घिस तो रहा ही है, लेकिन जब उसके उस इतना ज़्यादा वो या तो घिस के ख़त्म ही हो जाए या फिर इतना ज़्यादा जब हो जाए जबकि उसकी प्रोडक्टिव लाइफ समाप्त हो चुकी है तब हम उसको रिप्लेस करेंगे। उसको पहले ही रिप्लेस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो वो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स दैट फेल सडनली, उस कैटेगरी में ये चीज़ आ रही है। तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में बेसिकली इसका मतलब है, हम लोग क्या बात करते हैं, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व आइटम्स दैट डिजनरेट विद यूज़ और विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड दोज दैट फेल आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूज़ और टाइम। ये चीज़ हम लोगों ने समझी। आइटम्स दैट डिटेरियोरेट आर लाइकली टू बी लार्ज एंड कॉस्टली, फॉर एग्जाम्पल मशीन टूल्स। Non-deteriorating items on the other hand tend to be small and relatively expensive, for example light bulbs जो बात हमने की, इंक कार्ट्रिजेज की बात कर सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये सारी चीज़ें जो नॉन डिटेरियोरेटिंग आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं। लाइट बल्ब जो है वो उतनी ही रोशनी दे रहा होगा, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रोशनी दे रहा होगा। लाइट बल्ब में भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो डिटेरियोरेट नहीं हो रहा है। आप अगर मे बी एक नई एलईडी यूज़ कर रहे हैं और पुरानी एलईडी यूज़ कर रहे हैं तो सेम वोल्टेज में जो है आपको ज़्यादा रोशनी मिल सकती है। नई एलईडी में कुछ 19-20 का फ़र्क आपको दिख सकता है। हाँ, वो एडिक्वेट परफॉर्मेंस फिर भी देता जाता है टिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो इसलिए हम उसको प्रैक्टिकली हम उसको मानते हैं कि इट इज़ अ नॉन डिटेरियोरेटिंग आइटम। देन the longer a deteriorating item is operated, the more maintenance it requires to maintain the efficiency। ये चीज़ हम लोगों ने पहले उसमें समझा था। Furthermore, the longer such an item is kept, the less is its resale value and the more likely it is to be made obsolete by new equipment। तो जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे resale value भी कम होती जाएगी, maintenance ज़्यादा होती जाएगी। If the item is replaced frequently, however, investment costs
increase. Thus, the problem is to determine when to replace such items and how much maintenance, particularly preventive, to perform so that the sum of the operating maintenance and investment cost is minimized, जो कि हम लोगों ने पहले समझा था. फिर in case of non deteriorating items, however, the problem involves determining whether to replace them as a group or to replace individuals as they fail. ये चीज़ एक ज़रूरी चीज़ होती है. ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं. ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैन बी वेस्टफुल, but labor cost of replacement is greater when done singly. For example, the light bulbs in a large subway station system may be replaced in groups to save labor. दो चीज़ें हैं. अब यहाँ पर फिर से इसमें दो कॉस्ट की बात हो रही है. अगर आप जब भी कोई चीज़, कोई एक बल्ब फेल हो रहा है तब आपने रिप्लेस किया, तो एक बड़ा होटल है या जैसे यहाँ पे सबवे की बात हो रही है, कोई ऐसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ क्या किया जाता है कि हमने कहा कि अगर प्रोडक्टिव लाइफ 1 साल की है तो हम हर 9 महीने के बाद रिप्लेस कर देंगे, हर 10 महीने के बाद रिप्लेस कर देंगे. हम वेट नहीं करेंगे कि वो फेल हो जाए, सबको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एक एक करके अगर रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो में भी ज़्यादा हो जाएगी. और अगर इकट्ठे वेस्ट करेंगे तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो सकता है, लेकिन दोनों में बैलेंस एक हम निकाल करके और वो पता करने की कोशिश करते हैं. ये चीज़ है इन ग्रुप रिप्लेसमेंट या जो ऐसे आइटम्स जहाँ पर कि डिटेरियोरेशन सडन हो जा रहा है और डेड हो जा रहे हैं. रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स देयरफॉर दे इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ आइटम्स, failures and the replacement labor or solvable either by numerical analysis or by simulation also. तो हम simulate करके भी इस तरह की problems को solve करते हैं. तो this is about replacement decisions और replacement problem. replacement problem में हम लोग इस तरह से दोनों चीज़ों के, जो चाहे gradually deteriorate हो रहे हैं चाहे sudden failure हो, दोनों केसेस में किस तरह से करते हैं, ये हमने पिछले 2 सेशंस में समझा है. नए मॉडल के साथ हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में. थैंक यू.